तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए, मैं फिर से आ गया। अब आया हूँ तो खाली तो आऊँगा नहीं, तो इस बार ले आया हूँ आपके लिए एंजाइम्स, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से पूछा जाने वाला टॉपिक है और को एंजाइम्स पूछने की भी पूरी पूरी संभावना होती है। एंजाइम एंड को एंजाइम में से कोई ना कोई एक टॉपिक शॉर्ट्स में ऐसे ही पूछ दिया जाता है, जैसे आप घर में रोज़ दाल चावल खा लेते हैं। कोई सेंस है इस बात का? ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपने अब तक हमारी पिछली वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देखिए। वहाँ पे हमने पॉलीसैकेराइड, प्रोटीन, विटामिन और अमीनो एसिड को अब तक पढ़ लिया है। तो जाइए पहले उसे देख लीजिए, फिर इसे देख लीजिएगा। सिंपल सी बात है, यही कहानी थी। आइए समझते हैं कि एंजाइम्स होते क्या है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, अगर आप हमसे कहेंगे कि हमें एक ही वर्ड में एंजाइम क्या है समझाइए, तो हम भी आपको एक ही वर्ड में समझा देंगे। वर्ड नाम है उसका कैटालिस्ट। ठीक है, एंजाइम क्या है? एंजाइम एक कैटालिस्ट है। तो बस इस कैटालिस्ट वर्ड को पकड़ के ही निकल लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। तभी समझ में आएगा जब आपको कैटालिस्ट के बारे में पता होगा। कैटालिस्ट क्या करता है? वो किसी भी रासायनिक जो भी अभिक्रिया चल रही है, जो भी केमिकल रिएक्शन चल रहा है, अगर हम उसमें कोई कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक ऐड कर देते हैं तो उस अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है, उसकी रेट को इंक्रीज कर देता है। यानी कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिएक्शन हो रहा है जिसमें कैटालिस्ट नहीं है तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर हम उस रिएक्शन में कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक को ऐड कर देते हैं तो ऐसी कंडीशन में वो अभिक्रिया की रेट बढ़ जाएगी, यानी कि कम समय में वो जो भी आपका रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। यही सेम काम एंजाइम करता है और इसीलिए मैंने आपको कहा कि एक वर्ड में समझना चाहिए। तो एंजाइम क्या है? एंजाइम एक कैटालिस्ट है जो हमारी बॉडी के अंदर जो भी हमारे बायोकेमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको गति प्रदान करने का, उनको तेजी प्रदान करने का, या हिंदी में कह लीजिए उनको एक्सिलरेट करने का एक माध्यम है। ठीक है, या कह सकते हैं कि उनको एक्सिलरेट करने का कार्य करते हैं। ठीक है, उनको तेजी प्रदान करने का कार्य करते हैं। ठीक है, एक चीज़ और समझ लीजिए यहीं पर, इस प्रक्रिया के दौरान ये जो उनको तेजी प्रदान कर रहे हैं, इस प्रक्रिया के दौरान एंजाइम के अपने स्वयं के, ठीक है, अपने स्वयं के स्वरूप में, उनकी फॉर्म में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। यही तो सबसे मेन चीज़ है कि वो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जो भी आपके शरीर के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन चल रहे हैं, जैव रासायनिक क्रिया चल रही है, उस क्रिया की रेट को, उस रिएक्शन की रेट को तो बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके स्वयं के अंदर, उस एंजाइम के स्वयं के अंदर किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं होता है। वो अपनी मूल स्थिति में ही बना रहता है। उसका काम सिर्फ उस रिएक्शन की गति को, उस रिएक्शन की रेट को बढ़ाना है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यही एक छोटी सी बात है। आप लोग समझ नहीं रहे थे, बस मजाक करते हैं हमसे। आइए इसी बात को किसी दूसरे तरीके से देखते हैं। ठीक है, थोड़ा हिंदी में भी देख लीजिए। देखिए, द ह्यूमन बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, टिश्यू एंड अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गन। यानी कि सिंपल सी बात है कि जो ह्यूमन की बॉडी है, जो इंसानों की जो शरीर है, वो डिफरेंट टाइप्स के सेल, टिश्यू और बहुत सारे जटिल ऑर्गन से, ठीक है, जटिल कॉम्प्लेक्स ऑर्गन से मिलकर बना हुआ है। सबको पता है, कौन सी नई बात थी। आगे सुनिए। For efficient functioning, our body release some chemical to accelerate biological process। ठीक है, बात समझ रहे हैं क्या कह रहे हैं हम? सिंपल सी बात है। और हमारी बॉडी की ये जो सब चीज़ें हैं जिनसे मिलकर बनी हुई है, वो सही तरीके से, ठीक है, सही तरीके से वर्क कर सकें, इसके लिए हमारी बॉडी के अंदर से कुछ केमिकल्स को रिलीज किया जाता है जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सिलरेट कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। अब जाहिर सी बात है, मन में क्वेश्चन आएगा कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होती है। उठना भी चाहिए, नहीं उठता है तो उठाइए। आप समझिए कि बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या है। बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी कि ऐसी प्रोसेस जो हमारी लाइफ को जीने के लिए इम्पॉर्टेंट होती है, जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए जिन जिन प्रक्रियाओं की या क्रियाओं की जरूरत पड़ती है, वही आपका हो गया बायोलॉजिकल प्रोसेस। उसी का एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन। अब क्या चाहिए बताइए।
इससे ज़्यादा क्या चाहिए? सिंपल सी बात है, खाना खाना, सांस लेना, खाना को बाहर निकालना, ये सब क्या है? ये सब ऐसी प्रोसेस है जो हमारे जीवित रहने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो बस वही चीज़ को तो बताया गया है। इसके अलावा भी जो हमारे बॉडी के अंदर और भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इन सभी चीज़ों में आपका वो हेल्प करता है। तो आप नॉर्मली कैसे कह सकते हैं? आप नॉर्मली ऐसे कह सकते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी सही तरीके से कार्य कर सके, इसके लिए एक विशेष प्रकार के केमिकल्स का सेक्रेशन होता है जो हमारी बायोलॉजिकल प्रोसेस को एक्सिलरेट करने का काम करता है। बायोलॉजिकल प्रोसेस का मतलब क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया। उसी के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन। अब ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लिख देंगे बायोलॉजिकल प्रोसेस में एक्सिलरेट करने का काम करता है, आप समझ जाएगा। मतलब एग्जामिनर जो भी होंगे वो समझ जाएंगे। ठीक है, आप भी समझ गए होंगे, यही हमारी उम्मीद है। पसंद आ रहा होगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बहुत पसंद आएगा, प्यार से कमेंट कर दीजिएगा। क्यों, खुशी नहीं देखना चाहते हमको? बीच में 2 दिन हम इतना खुश रहा, इतना खुश रहा कि कुछ कहना नहीं। कुल मिला जुला के 4 कमेंट आए थे तो इस वजह से काफ़ी खुशी हुई थी, और आपके एक प्यारे से कमेंट की वजह से हमारा दिन अच्छा निकल जाता है। सिंपल सा कहना यही है। तो आपके ऊपर है, कर देंगे तो कर देंगे, वरना क्या ही कर सकते हैं, हम ऐसे ही मुँह बनाएंगे। आइए टॉपिक पे। देखिए, जो आपके ज़्यादातर, ठीक है, मेजॉरिटी में जो एंजाइम्स होते हैं, यानी कि ज़्यादातर जो आपके एंजाइम्स हैं, ठीक है, वो आपके बने होते हैं प्रोटीन से। ठीक है, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। कुछ एंजाइम्स आपके प्रोटीन के मिलकर नहीं बने होते हैं, वो आपके आरएनए के मॉलिक्यूल जो हैं वही एंजाइम की तरफ वर्क करते हैं, और उनके लिए एक स्पेशल वर्ड है जो आप कह सकते हैं राइबोजाइम्स। ठीक है, अब आपको भी पता है कि आरएनए जो है आपको वो न्यूक्लिक एसिड का बना होता है, तो इस वजह से जो आपके कुछ आपके जो एंजाइम्स होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड के ही कन्वर्टेबल फॉर्म होते हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात यही है, मतलब यही सिंपली कहना है कि सारे के सारे एंजाइम आपके प्रोटीन के ही बने नहीं होते। लेकिन वही बात है कि ज़्यादातर की बात चल रही है, तो जो मोस्टली एंजाइम है, करीबन 90 to 95% एंजाइम, ठीक है, यही एक आंकड़ा दिया जाता है, एक डाटा दिया जाता है। तो इतने कहीं कहीं पे तो आपको ये 98 तक मिल जाएगा। 90 to 98% एंजाइम आपके प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। ये जो कुछ बच गए हैं वो आपके न्यूक्लिक एसिड या कह लीजिए कि आरएनए से मिलकर बने होते हैं। सिंपल सी बात है, ये भी अपने माइंड में क्लियर रखिएगा। और प्रोटीन का सिंथेसिस कैसे होता है वो आपको पता ही है कि जो भी हमारे डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होता है वो उसके हिसाब से वो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, यानी कि अमीनो एसिड को अपना उसी सीक्वेंस में कंबाइन करके आपके प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। मतलब समझ रहे हैं ना? तो ये चीज़ें डीएनए के ऊपर आधारित है कि डीएनए के ऊपर जो भी, मतलब डीएनए की जो जीन्स होती हैं उनमें जो भी जिस भी प्रकार का उनके अंदर इंफॉर्मेशन होता है उस हिसाब से वो अमीनो एसिड को कंबाइन करते हैं, फिर अपना प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं, और उस प्रोटीन से आपका कहीं ना कहीं ये बनता है एंजाइम। तो वो एक अलग बात है, उसके लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारी दूसरी वीडियो भी प्रमोट हो गई। चलिए यहीं पे और भी चीज़ें जान लीजिए। जैसे कोई एंजाइम है, वो किसी भी जीव के अंदर ऐसा नहीं है कि एक ही प्रकार का एंजाइम पाया जाएगा। उस जीव के अंदर कई प्रकार के एंजाइम्स पाए जा सकते हैं, और वो एंजाइम अलग अलग रिएक्शन में, जो भी उसके जीव के अंदर बायोकेमिकल्स रिएक्शन होते हैं उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं और उसकी गति को बढ़ाते हैं या उसकी रेट को इंक्रीज करते हैं। वो उसका अपना मैटर है। मतलब हमारा कहने का सेंस ये है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक जीव के अंदर बहुत प्रकार के एंजाइम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, एंजाइम्स हमारी बॉडी में बनकर स्टोर नहीं रहते हैं। जिस एंजाइम का जो भी काम होता है वो अपने काम के समय हमारी बॉडी के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, और फिर जो भी उस एंजाइम का वर्क होता है वो अपने एंजाइम अपना वर्क करता है, और इस तरीके से वो कार्य करता है। बॉडी में बन के स्टोर ना रहता है कि हाँ 50 साल से बन के स्टोर है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भी बॉडी की एक्टिविटी के अनुसार जिस भी एंजाइम का जो काम होता है वो उसी समय, उससे कुछ देर पहले रिलीज होता है और अपने कार्य को करता है। इतनी बातें और भी अपने दिमाग में क्लियरिटी से बैठा लीजिएगा। तो देखिए, सिंपल सी बात अब आती है कि इसको खोजा किसने था। तो इसको सबसे पहले अगर किसी ने डिस्कवर किया था, वैसे तो आप अगर इस चीज़ को देखेंगे तो आपको एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया जाता है। वैसे इनके खोज के पीछे 2 साइंटिस्ट का हाथ था, एक आपके पायन
और दूसरा आपके परसोज, ठीक है। पायन और परसोज ने मिलकर इसे डिस्कवर किया था, वो भी 1833 में या 1833 में इन्होंने डिस्कवर किया था। लेकिन उस समय ये उतना प्रचलित नहीं हुआ और इन्होंने कोई ऐसा वर्ड नहीं दिया उसे, या कह सकते हैं उस समय जो इन्होंने एंजाइम खोजा था उसका नाम एमाइलेज था, ठीक है। यानी कि जो सबसे पहला एंजाइम खोजा गया था वो एमाइलेज था, ठीक। लेकिन उस समय इन्होंने एक प्रॉपर वर्ड नहीं दिया था और उतना परिचित भी नहीं हुआ, लोग एंजाइम के बारे में जानते भी नहीं थे, तो जो भी इनकी डिस्कवरी है वो दब गई, किसी को उस हिसाब से उस लेवल का पता नहीं चला, यानी कि इनको प्रसिद्धि नहीं मिली। बाद में जब लोग अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स बना रहे थे और वहाँ पे आपको कीडवन की प्रोसेस होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है, तो वहाँ पे एंजाइम्स भाग लेते हैं और वो क्या करते हैं आपको पता ही है कि वो उसको कीडवित मतलब उसको सड़ाने गलाने में, मतलब शराब के प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उस प्रोसेस को जल्दी कर देते हैं। जिस प्रोसेस में लॉन्ग टाइम लगता है वो उन्हीं सभी वजह से, यानी कि फर्मेंटेशन की प्रोसेस में एंजाइम्स की वजह से वो प्रोसेस जल्दी हो जाती है। सो इस वजह से एक इनको वर्ड मिला था, नाम था फर्मेंट्स, ठीक है, फर्मेंट्स नाम मिला था। लेकिन जो बात की जाए जो हम आज नाम जानते हैं एंजाइम, ये एंजाइम नाम किसने दिया था? तो इस एंजाइम नाम को विलियम कुहने, पता नहीं कैसा नाम है, विलियम कुहने ने दिया था, वो भी 1878 में आपके एंजाइम वर्ड को सबके सामने दिया होगा। तो इस तरीके से हमने जाना कि एंजाइम मतलब ये जो चीज़ इन लोगों ने 1833 में खोजी थी वो एंजाइम था, ठीक है। ये वर्ड मिल गया, तब से जाके अब इनके बारे में भी प्रचार प्रसार होने लगा। चूँकि अलग अलग जगहों पे थोड़ा अलग अलग है, आपको मैंने बता ही दिया कि थोड़ा सा पाइन के जो एक ही साइंटिस्ट का नाम दिया होता है, सेकंड वाले का नाम नहीं दिया होता है, पता नहीं क्यों उनके साथ ये नाइंसाफ़ी की जाती है, भगवान जाने। लेकिन दोनों लोगों ने खोजा था, ये चीज़ आप जानते रहिएगा, ठीक है। अब आप किसी का क्रेडिट मार नहीं सकते हैं, वैसे ही बहुत सी चीज़ों में ऐसे ही घपला है, अब क्या ही बताएं, कुछ समझ में नहीं आता कभी कभी। ऐसा क्लियरिटी रखना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ इनकी है तो है, अब काहे का 3-5 करना, क्या बताएं। हाँ, लेकिन इतना है कि जो सबसे पहले एंजाइम खोजा गया था वो एमाइलेज नामक एंजाइम था, जो कि आपको पता ही है कि क्या काम करता है, हमारी सलाइवा में पाया जाता है, पता ही होगा आपको, बस तो वही चीज़ है। चलिए एक चीज़ और जाता है कि इसको, ये जो एंजाइम है इसको सबसे पहले अलग किसने किया था, ठीक है, आइसोलेट करके दुनिया के सामने किसने रखा था, इसका क्रेडिट किसको जाता है, ठीक है। तो इसके लिए एडवर्ड बूचनर, ठीक है, बड़ा अजीब सा नाम है, एडवर्ड बूचनर जी को 1903 में ये महान काम किया था जो हमने बताया। ईस्ट के अंदर से इन्होंने शायद उसको अलग किया था, ये जो आपको मैंने बताया, ईस्ट के अंदर से एंजाइम्स को आइसोलेट किया था, ठीक है। देखिए अगर इसकी टाइमिंग की बात की जाए, जो मैंने आपको इतना फ्रैंकली बोल दिया कि 1903 या 1903, ये इतना फ्रैंकली बोलने लायक है नहीं, क्योंकि अलग अलग डाटा दिया हुआ है। कोई कहता है 1897 में, कोई 1902 में मानता है। तो इस वजह से ना हमारा एक ही मन में गुस्सा आ रहा था कि साला एक जगह बैठ के आपस में बातचीत करके घोषित कर लेते कि हाँ ये चीज़ कैसे है, कहाँ पे किस दिन हुई थी। मन में एक ही सवाल आता है कि हम उस टाइम पे काहे नहीं थे, वरना बैठ के नोट कर लेते ना कि हाँ ये चीज़ कब हुई है। क्या बताएं, माफ कीजिएगा, गुस्से में इधर उधर निकल जाते हैं। नहीं, अच्छा आप ही सोचिए, एक बार को सोचना चाहिए कि अगर देखिए बहुत ज़्यादा ज्ञानी होना भी आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाता है, फिर आप बहुत ज़्यादा डाउटेबल हो जाते हैं, हर परिस्थिति के अच्छे और ख़राब दोनों पहलू को देखते हैं, बार बार उसी में आप संशय में रह जाएंगे, बहुत सी चीज़ें कह भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे ही संशय में है कि कौन सा डेट डालें, कौन सा डेट सही होगा, आपकी किताब के अनुसार क्या सही है। सो इस वजह से प्रणाम, ठीक है। अब कल को अगर मेरे इस डाटा की वजह से किसी का कुछ गलत हो जाता है, किसी का कुछ सही हो जाएगा तो नहीं कुछ कहेगा, अगर गलत हो गया तो फिर वही कहेंगे कि अरे क्या दे दिया था, ये तो गलत हो गया, नॉलेज है नहीं, आना जाना कुछ है नहीं, बस चल देंगे। बस यही सब की वजह से मन में डर बना रहता है कि जो भी डाटा दिया जाए कम से कम एग्जैक्ट रहे, तो इस वजह से थोड़ा ठीक पड़ता है ना, वरना भी वैसे भी क्रिटिसाइज़ करने वाले लोगों की कमी तो है नहीं। तो बस क्या ही कहना, तो इस वजह से थोड़ा आप अपनी डाटा को अपनी किताबों में मिला लीजिएगा। मैंने आपको बिल्कुल देख के बहुत रिसर्च करके डाटा डालता हूँ, लेकिन फिर भी आप अपनी अगर बुक है तो आप मिला लीजिएगा, वैसे आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं।
तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। 1833 में दो वैज्ञानिक पायन और परसोज ने इसे डिस्कवर किया था। सबसे पहला जो एमाइलेज मतलब जो भी एंजाइम खोजा गया था उसका नाम एमाइलेज था, ठीक है। उस समय इन्होंने एंजाइम वर्ड नहीं दिया था क्योंकि उन्होंने कोई वर्ड ही यूज नहीं किया था। बाद में आपका जो विलियम कून्हे हैं उन्होंने 1878 में आपका वर्ड जो है एंजाइम को वर्ड को दिया, या इस टर्म से उन्होंने बताया कि हम इसे ये चीज़ कहेंगे, ठीक। बाद में इस एंजाइम को आइसोलेट किसने किया, उससे अलग किसने किया, तो इसके लिए क्रेडिट जाता है आपके एडवर्ड बूचनर को, ठीक है। और इन्होंने 1903 में किया था। बात यहीं पर खत्म। अब बात करेंगे कि ये कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो इसे दो टाइप्स में बांटा गया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपके एंडो एंजाइम्स, एक आपके एक्सो एंजाइम्स। एंडो एंजाइम और एक्सो एंजाइम क्या होते हैं, आपको नाम से बहुत समझ में आ गया होगा। अगर आप हर वर्ड के पहले अक्षर को पकड़ेंगे आपकी ज़्यादातर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इंडो मतलब अंदर, एक्सो मतलब बाहर, बस यही लाइन है, यही सिर्फ समझना भी है। तो देखिए सुनिए क्या होता है इंडो एंजाइम्स, मतलब ऐसे एंजाइम जो जहां पर बनते हो वहीं पर यूज में हो जाते हो, यानी कि जिस भी सेल में इनका फॉर्मेशन होता है उस एंजाइम का वहीं पर यूज हो जाए तो ये क्या कहलाएंगे, एंडो एंजाइम्स, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी जो कर्व साइकिल होती है, कर्व साइकिल के दौरान जो एंजाइम का फॉर्मेशन होता है उसका यूज वहीं पर हो जाता है, ठीक है। वैसे ही आपका ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है, वहाँ पे भी जो होता है, ये आपको पता है ना, रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, पता होगा। तो अगर पता नहीं होगा तो जानते रहिएगा, कर्व साइकिल यानी कि टीसीए साइकिल, ठीक। और वैसे ही आपका ग्लाइकोलिसिस, ये इसके पहले और दूसरे स्टेज हैं, ठीक। तो वहाँ पे जो भी आपके एंजाइम का फॉर्मेशन होता है वो वहीं पर उसके द्वारा यूज कर लिया जाता है। अब जानिए कि एक्सो एंजाइम्स क्या होता है। सिंपल सी बात है, ये जहाँ पर बनता है, ठीक है, जिस भी सेल में बनता है वहाँ पर यूज नहीं होता है, वहाँ से बाहर आकर इसका यूज होता है, ठीक है। जिस भी जगह पर बनता है वहाँ पे इसका यूज नहीं होता है, बाहर आके यूज होता है, जैसे आपका डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब आप कहेंगे क्यों डाइजेस्टिव एंजाइम्स, आपको भी पता है कि बहुत सी जगहों पर बनता कहीं पे है, आता कहीं पर है, उसका अपना अपना काम होता है। ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे समझिए, पैनक्रियाज जो कि हमारा एक ग्लैंड है, जो कि कह सकते हैं कि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर बनता है, और उसका यूज कहाँ पे होता है, उसका यूज इंटेस्टाइन के अंदर होता है, आपको पता है ना, उसका यूज स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है। जब हमारे आपने अगर डाइजेशन पढ़ा होगा, जो कि पढ़ाई है सेकेंड ईयर में, नहीं पढ़ा है तो हमारी वीडियो में पढ़ा हुआ है, आप सेकेंड ईयर में डाइजेशन में जाकर देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि पैनक्रियाज के अंदर 3 तरीके के एंजाइम्स बनते हैं, जो वहाँ से सेक्रेट होकर कहाँ पे आते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में आते हैं। और जिस एंजाइम का जो वर्क होता है, कोई डाइजेशन करता है कार्बोहाइड्रेट का, कोई प्रोटीन का, और कोई फैट के ऊपर वर्क करता है। तो इस तरीके से आपने समझ लिया कि डाइजेस्टिव एंजाइम किस तरीके से माफ कीजिएगा एक्सो एंजाइम से बनते कहीं और पे हैं और यूज कहीं और पर होता है, इसी को कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। उम्मीद है आप बात समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए हम अगली वीडियो में इसके केमिकल नेचर को देखेंगे, जहाँ पे हम जानेंगे किस तरीके से इनको बांटा गया है, क्लासिफाइड किया गया है। सिंपलर आपके एंजाइम्स होते हैं और आपके कॉन्जुगेट एंजाइम होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में हम उसे समझ भी नहीं पाएंगे। आज की वीडियो में हम इसके प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ भी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर से क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसका जो आप पढ़ रहे हैं ये खासकर ऐसे ही आता है एंजाइम्स, या तो आपसे पूछ देगा कि को एंजाइम्स क्या होते हैं, शॉर्ट्स में यही पूछने के चांसेस है कि को एंजाइम्स क्या होते हैं। सो इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो आइए प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ का क्या कहना है। सबसे पहली खासियत तो इनकी यही हो जाएगी कि ये बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं। बायोलॉजिकल यानी कि जैविक उत्प्रेरक की तरह वर्क करते हैं, और ये किसी रिएक्शन के रेट को एक्सिलरेट कर देते हैं, यानी कि रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, वो रिएक्शन जल्द से जल्द कंप्लीट हो जाती है। सबसे पहला गुण ये हो गया।
और सुनिए, दूसरा आपका हो जाएगा कि ये प्रोटेनियस नेचर के होते हैं, यानी कि प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, जो कि आपको पता ही है, नॉर्मली सी बात है। मोस्टली जो है आपके वो प्रोटीन से ही मिलकर बने होते हैं। कुछ मैंने आपको बताया कि न्यूक्लिक एसिड यानी कि आरएनए के मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मोस्टली या मेजॉरिटी की बात की जाए तो वो इनके ही मिलकर बने होते हैं ना, तो बस वही चीज़ कही जा रही है। तीसरी बात, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफ़ी हाई होता है, काफ़ी ज़्यादा होता है। इनका जो आणविक भार होता है वो बहुत अधिक होता है। सिंपल सी बात है, इसमें कुछ ऐसा कुछ समझाने लायक नहीं है। तीसरी बात, तीसरी की चौथी, चलिए ठीक है, मतलब ये स्पेसिफिक, किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए बनाए रहते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा कहने का सेंस है कि हर एंजाइम का अपना एक कार्य निर्धारित होता है, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में एक स्पेसिफिक, एक स्पेशल कार्य के लिए, एक विशेष कार्य के लिए बना होता है, एक विशेष रिएक्शन के लिए बना होता है। ऐसे समझिए कि जैसे कोई हमारी बॉडी के अंदर जो एमाइलेज नामक एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए बना है, ठीक है, तो वो उसी का डाइजेशन करेगा। ऐसा नहीं है कि वो जाके वो बना किसी के लिए है, वो बना कार्बोहाइड्रेट के लिए है और वो जाके डाइजेशन करे प्रोटीन का, ऐसा नहीं होगा। एंजाइम किसी एक विशेष कार्य के लिए बना होता है और वो उसी विशेष कार्य को करता है, उसके अलावा ये ना कि कहीं और भटक के कुछ दूसरा कार्य करने लगे। आई बात समझ। अगला पॉइंट है आपका पीएच सेंसिटिव होता है। पीएच सेंसिटिव मतलब मान लीजिए कोई आपका एंजाइम है वो एसिडिक नेचर में अच्छा काम करता है, कोई आपका एंजाइम है जो बेसिक नेचर में अच्छा वर्क करता है, तो अगर उसको बेसिक नेचर ना मिले तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से उसको आपको एसिडिक नेचर ना मिले तो वो उस तरीके से काम नहीं कर पाएगा। कोई ऐसे भी एंजाइम होते हैं जो न्यूट्रल बिहेवियर में, यानी कि जो उसका आसपास का सराउंडिंग है वो न्यूट्रल हो, तब वो बहुत अच्छे से वर्क कर पाता है। तो ऐसा भी आपका एंजाइम होता है। तो इन्हीं सभी वजहों से ये आपका पीएच सेंसिटिव होता है, ठीक है। अगला पॉइंट हो जाएगा आपका हीट। तो सेम कंडीशन है, ये एक प्रॉपर, एक समझ लीजिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर में ही वर्क कर पाता है, ठीक है। एक नॉर्मल टेम्परेचर में, एक करीबन 20 से 30 डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर पे ही सबसे अच्छी तरीके से वर्क करता है। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब भी वो इनएक्टिव हो जाता है। 0 से कम हो जाने पे, बॉडी का टेम्परेचर 0 से कम हो जाने पर भी वो एकदम इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। जो भी एंजाइम जिस भी कार्य के लिए बना है वो उस कार्य को नहीं कर पाता है। सो इस वजह से पीएच सेंसिटिव होता है, हीट सेंसिटिव होता है। ये सब उसके लिए मायने रखते हैं, ये ना कि जो अन्ना मन्ना तन्ना दे दिया, ठीक है। तो यही सिंपल सी बात थी आज की वीडियो के लिए। आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है तो बस यहीं पे ख़त्म करते हैं। टाटा बाय बाय। वरना इससे ज़्यादा बड़ा हो जाने पर हम कटोरा लेके भीख मांगता बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो बाय।